हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को बहुत सारे समाचार में आप सभी घिरे हुए होंगे, क्योंकि आपने जस्ट अभी देखा कि नीट का एक न्यूज़ आया है कि सिलेबस कुछ रिड्यूस वगैरह हो गया है। जेई के लिए अपन को इंतजार है, तो अपन उन सब की बात है, जैसे ही न्यूज़ आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, अपन उन सब की बात करेंगे। खैर, अपन को तैयारी करना है जेई की, तो मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नैमा फ्रॉम ए फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी absolutely for free at learnohub.com। तो पिछले थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो में अपन ने फर्स्ट लॉ की बात करी थी और बहुत सारी चीज हीट, वर्क, सब के बारे में बात करा था। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं एंथैल्पी, एडियाबैटिक की थोड़ी बहुत बातें होंगी, तो बिल्कुल अपने नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता दिए जाएंगे। कुछ डेरिवेशंस इस वीडियो में होंगे, लेकिन आपके लिए फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके लिए फॉर्मूले पहले से लिखाऊंगा। डेरिवेशन के लिए आप थोड़ा रुक सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपने पिटारे में आज है क्या क्या। अब इंथैल्पी के बारे में पढ़ना है। तो इंथैल्पी होता क्या है? इंथैल्पी कुछ और नहीं, हीट को ही क्या बोलते हैं? इंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, हीट को ही बोला जाता है इंथैल्पी। ठीक है, तो अगर हीट को ही इंथैल्पी बोलते हैं तो ये अलग से एक टर्म क्यों बनाया गया? सुनो भाई पूरा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को ही क्या बोला जाता है? आपका एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करा जाता है डेल एच से। क्लियर, यहां पे समझ में आ गया। अब एंथैल्पी होता क्या होगा? देखो, एंथैल्पी कुछ और नहीं, एक एनर्जी है, टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी में क्या क्या आता है? आपका इंटरनल एनर्जी प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर कैसा क्या होता होगा। आप सोचो, कांस्टेंट प्रेशर की बात करो, टेम्परेचर की बात करो, या फिर वॉल्यूम की बात करो, ये सब चीजें हम तभी मेंटेन कर सकते हैं जब एक आप अच्छे से लैब के अंदर हो। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं, अगर मैं लैब में हूं तो मैं प्रेशर को भी मेंटेन कर सकता हूं, टेम्परेचर को भी और वॉल्यूम को भी। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो ये आपके पास टेस्ट ट्यूब पड़ा हुआ है, आपको जो स्टडी करनी है वो बाहर करनी है। अगर बाहर करोगे तो सिंपल सी बात है, कुछ एनवायरमेंट के फैक्टर जो हैं वो आपको तंग करेंगे आपकी रीडिंग में, ये तो श्योरिटी है, कुछ ना कुछ वो तंग करेंगे। अब जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो क्या क्या हो सकता है भाई? बाहर का जो प्रेशर होता है वो भी तो अलग होता है, टेम्परेचर भी अलग होता है। ठीक है, और अगर प्रेशर चेंज हो रहा है और आप गैस के बारे में स्टडी कर रहे हो, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम में भी तो कुछ चेंज आ सकता है। हो सकता है वो एक्सपांड हो जाए, हो सकता है वो कंप्रेस हो जाए। ठीक है, अब वो सब आप जानते हो कि एक्सपांड कब होगा, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, वो सब मैं नहीं भाई वहां पे नहीं जा रहा हूं। ठीक, मतलब मैं बोल सकता हूं एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब कि सारी की सारी जो चीजें डिपेंड कर रही हैं वो पीवी एनर्जी पर कर रही हैं। पीवी मतलब कि प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। ठीक है, अपन ने वर्क के बारे में तो पढ़ा है पहले, पीवी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो एंथैल्पी क्या हो जाएगा? एंथैल्पी हो जाएगा आपके पास H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। ठीक है, U प्लस पीवी आपके पास ये एक्सप्रेशन निकल के आता है, और यही होता है आपका क्या? एंथैल्पी। क्लियर है? तो आपको ये याद रखना है। अब दो तीन बात है, ध्यान से सुनना भाई। क्या सर एंथैल्पी का हम एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं? क्या एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी? तो मैं आपसे बोलूंगा एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसका रीजन क्या होगा? थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो। U क्या है? आपका इंटरनल एनर्जी, और हम सभी जानते हैं कि आपकी इंटरनल एनर्जी जो आपका क्या है प्यारा प्यारा डेल U होता है, वो एक स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन होता है कि नहीं? होता है स्टेट फंक्शन। अब ये स्टेट फंक्शन होता है क्योंकि हम इसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ ऑल एनर्जीज। सम ऑफ ऑल एनर्जीज जैसे कि ट्रांसलेशनरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी, और आपका क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इस जमाने में जितनी भी एनर्जी है भैया, उन सभी का सम क्या होता है? इंटरनल एनर्जी होता है। और पोटेंशियल एनर्जी तो थोड़े से रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है।
और इन तीनों एनर्जी को एग्जैक्ट निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसके कारण इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट नहीं आ सकती, और अगर इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट नहीं आई तो ये भी एब्सोल्यूट नहीं आएगा। क्लियर है? इसीलिए यहां पर हमको निकालना क्या पड़ता है, एंथैल्पी चेंज। जैसे अपन पढ़ते थे वहां पे इंटरनल एनर्जी चेंज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, डेल एच इज इक्वल टू, क्योंकि ये भी स्टेट फंक्शन है, डेल यू प्लस डेल पी वी। तो आपको याद क्या रखना है, इसको याद नहीं रखना है, आप सभी को याद रखना है ये वाला इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन आप सभी आगे देखोगे कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये जो आपको रिलेशन दिख रहा है ये काफी ज्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? अब सभी के मैं नाम लिख देता हूं आप सभी के लिए तो और इजी हो जाएगा भाई। ठीक है, डेल एच क्या होता है अभी बताया, एंथैल्पी। डेल एच होता है हमारे पास एंथैल्पी, ठीक है। और ये क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन इसको निकाल कैसे सकते हैं सर, H2 माइनस अगर आप H1 कर दोगे तो डेल H आ जाएगा। मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है। अब डेल U क्या होता है, डेल U होता है आपका इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, जो कि ये क्या होता है, ये भी एक होता है आपका स्टेट फंक्शन। क्लियर है? और PV तो आप सभी जानते हो प्रेशर वॉल्यूम चेंज है वो। क्लियर? ये भी स्टेट फंक्शन है तो इसको भी हम निकाल सकते हैं, यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू डेल यू, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू डेल यू। अब ये एफ और आई क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, ठीक है ऐसे। क्लियर? तो आप इन तरीकों से ये सब सारी चीजें निकाल सकते हो। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। चलो अब अपन बात करते हैं रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन डेल एच एंड डेल यू। इक्वेशन आप सभी ने देखी पीछे, क्या इक्वेशन थी अपनी, ये वाली, ठीक है। डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल्टा पीवी। ठीक, तो चलो आगे चलते हैं। इसको ही मैं लिख रहा हूं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, ठीक है, ये लिख रहा हूं। अब यहां पर डेल्टा मतलब तो पता है ना, डेल्टा देखो दो तरीके से लिखा जाता है वैसे तो, लेकिन एडिशनल है ये, जरूरी नहीं है आप इसको समझें। छोटा चेंज होगा अगर तो डी से लिखते हैं, ठीक है। अगर बड़ा चेंज होगा तो कैपिटल से लिखते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा, ये तो बहुत बेसिक है वैसे, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, थोड़ा सा लार्ज चेंज हो रहा है, बिग चेंज हो रहा है। अगर डी लिखा हुआ है तो स्मॉल चेंज हो रहा है ना, स्मॉल चेंज हो रहा है। ये चीज आगे लगेगी, इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दी कि डेल्टा में क्या होता है। अब चलो इसकी बात करो। अगर मैं इस इक्वेशन को लेके चल रहा हूं दो कंडीशंस पर, पहला ये वाली इक्वेशन जो है एट, अगर क्या होगी, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, तो मतलब P में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर नहीं हो रहा है ना। चलो तो ये बनी अपनी इक्वेशन नंबर 1। आगे अगर यही वाली इक्वेशन को मैं लेके चल रहा हूं एट कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो डेल्टा H है वो इक्वल हो जाएगी डेल्टा U प्लस डेल्टा P और V रहेगा बाहर, ठीक है, V डेल्टा P ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? ठीक है। चलिए तो अब ये आप बाजू में लिख लेना कि इसको क्या क्या बोलते हैं इन कंडीशन को। आइसो, जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो उसको क्या लिखते हैं, आइसो कौन सा, ठीक है। और यहाँ पर बताना ये वाला, ठीक। तो ये दो चीजें होती हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर पर, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब ध्यान से देखते रहना भाई, एक नई सी इक्वेशन बनने वाली है जो एक कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई थी। चलो अब अगर इस सिलेंडर के अंदर एक गैस है जिसका नाम A है, उसने मिलके प्रोडक्ट बनाया B, ठीक है। तो इस गैस को मैं B जरूर लिख रहा हूं, गैस B, लेकिन उसकी ही कंडीशन है, ठीक है। चलो लिखो ही मत, जाने दो। एक A है, एक उसने मिलके क्या बनाया, B बनाया, है ना। तो यहां पर ये क्या है, आपकी प्रोडक्ट है, ये ऐसा चल रहा है, रिएक्शन चल रही है, ठीक है। तो ध्यान सुनो, A ने बनाया B, ठीक है। तो जो गैस A कंडीशन पर थी
उसका मोल मैं लेके चल रहा हूं Na, ठीक है। प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये मान के चल रहे हैं। वॉल्यूम में कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वॉल्यूम हो जाएगा इसका A, टेम्परेचर सेम चल रहा है और प्रेशर सेम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा इस कंडीशन पे, NB, VB और टेम्परेचर वही का वही। फिर से सुन लो, यहां पर आपका कहने क्या कर रहा है, जो A मिलके B बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो A के टाइम पे मोल्स उसके Na थे, B के टाइम पे NB है, वॉल्यूम उसका VA था, उसके टाइम पे VB है। टेम्परेचर प्रेशर को अपन कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो इसको मैं लिख भी देता हूं, एट कांस्टेंट P एंड T। समझ जाओगे ना P और T। तो चलो, तो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूं फॉर गैस, ये वाली A और B दोनों के लिए, तो क्या हो जाएगी, देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, P तो चेंज ही नहीं हो रहा है, VA इज इक्वल टू क्या होता है ना, PV इज इक्वल टू nRT। तो Na R तो कांस्टेंट ही होता है और टेम्परेचर सेम लेके चल रहे हैं। ये हो गई फॉर इक्वेशन, ये इसको तीसरा बना रहा हूं फॉर गैस A। सेकंड कंडीशन के लिए P VB माइनस ये हो जाएगा N इज इक्वल टू NB RT, इक्वेशन नंबर 4। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3 करूं अगर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, नहीं, समझाता हूं। P कॉमन VB माइनस VA इज इक्वल टू NB माइनस NA RT। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं अब क्या लिख सकता हूं, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये चेंज इन वॉल्यूम हो गया ना। तो ये हो जाएगा P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N R और T। क्योंकि गैसेस की बात हो रही तो मैं यहाँ पर Ng लिखूंगा, और Ng का मतलब क्या होता है अभी समझ में आएगा। ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, ये कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली थी कि इनमें से कौन सी जो इक्वेशन है वो सही है, ऐसा NGRT, ठीक है। चलो आगे समझाता हूं। ये मैंने कहां से आ गई, अब अगर इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक नया सा इक्वेशन, ठीक है। ब्लैक कलर ले लेते हैं, इसमें वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको अगर बना लूं 5, तो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इसकी वैल्यू इसके अंदर, ठीक है। तो फ्रॉम इन इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहां पे जा रहा है, ठीक है। यहां से अपन आगे क्लियर कर रहे हैं। तो डेल H प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V की जगह मैं लिख सकता हूं डेल्टा NGRT। और याद रख लेना ये बात कि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हुए हैं जेई एग्जाम में, ठीक है, प्रैक्टिस में नहीं, जेई एग्जाम में। क्यों, क्योंकि वो मैं बताता हूं आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपको देखेंगे भी जब मैं PYQ कराऊंगा। वो क्या पूछता है पता है, बहुत घुमाता है। वो आपसे पूछेगा डेल G की वैल्यू बता दो, आपको टेम्परेचर एंट्रोपी दे देगा, वो सब आगे आएगा आपको, ठीक है। लेकिन डेल G की वैल्यू कैसे निकालोगे, उसका कोई रिलेशन ही नहीं होता है, ठीक है। जब तक आपके पास डेल H नहीं होगा आप दूसरी वैल्यू नहीं निकाल सकते। देखो क्वेश्चन क्या होता है, मैं आपको रफ में बता रहा हूं। वो गिवन दे देगा आपको इंटरनल एनर्जी, तो डेल U दे देगा, ठीक है। आपको डेल S दे देगा और टेम्परेचर दे देगा। अब आपसे कहेगा डेल G की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, और डेल G का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर H आता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सीधी की सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ना भाई, ठीक है। तो गैस निकालना तो बहुत इजी होता है। अब सर गैस निकालना कैसे इजी होता है, कैसे निकालते हैं, तो अरे आ जाओ, देखो समझेंगे ना अपन सब। यहां पर Ng निकालने का मैं तरीका बता रहा हूं एक आपके एग्जाम्पल से। मान के चलो आपके पास गैसेस कितनी है, ये है A गैस प्लस 3B गैस, ये साथ मिलके बना रही हैं आपकी 2C गैस प्लस 3D गैस। सर ये गैस क्या बोल रहा हूं मैं, नीचे के आपको जो नीचे दिख रहा है ना,
ये G लिखा होता है, L लिखा होता है, S लिखा होता है। इसका मतलब ये है ये जो एलिमेंट है, या जो कंपाउंड है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो एटम है, ये जो उस फेस में है, ठीक है। तो A जो है वो गैस फेस में है, B भी गैस फेस में है, 2 भी आपका जो C है वो भी गैस फेस में, और D भी गैस फेस में। अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन आ गई, जरूरी नहीं 4 आए, हो सकता है 3 वाला आ जाए कि 2 प्रोडक्ट मिला के एक रिएक्शन बना रहा है, 2 रिएक्टर मिला के एक प्रोडक्ट बना रहा है, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। अब आपको इससे पूछे कि Ng की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना। Ng की वैल्यू, उसमें फॉर्मूला यह होता है नंबर ऑफ गैसेस एट प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ गैसेस एट रिएक्टेंट साइड। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं चलूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, देखो, नंबर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू, कितनी गैसेस है यहां पे, कितनी गैसेस है यहां पे, 4 गैसेस हैं। कैसे, कितनी गैस है भैया, 5 गैस। देखो 3 डी हैं, और वो नीचे क्या लिखा है, G लिखा है, मतलब 3 गैस तो D के पास, ठीक है, और 2 C की गैस। तो टोटल प्रोडक्ट साइड पे कितनी गैस हो गई, 5, माइनस साइन है, माइनस रिएक्टेंट साइड पे कितनी गैसेस हैं, ये 3 B और ये 1, तो कितना हो गया आपके पास, 4। तो कितना आ गया आंसर, Ng की वैल्यू आ गई 1। ऐसे निकाला जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती है जहां से आपको क्या पूछ लेगा कि यहां पर एक पर्टिकुलर, मान लो यही रिएक्शन है, इसमें आपसे पूछेगा कि डेल H बड़ा है या डेल U बड़ा है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी बड़ी है या इंथैल्पी बड़ी है, ये पूछ लेगा। तो कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को देखनी है, ठीक है, सिर्फ इस इक्वेशन को देखोगे आप। और कैसे समझेंगे अपन इसको समझेंगे, अगर यहां पर याद रखना, सिर्फ कैसे निकालोगे, इसको कैलकुलेट करना, डेल Ng को। अगर यहां पर Ng की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 आ गई, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। और अगर ये पूरी वैल्यू 0 हो गई तो उस रिएक्शन के लिए डेल H और डेल U क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल H इज इक्वल टू डेल U हो जाएगा। समझ गए। अब देखो, अगर Ng की वैल्यू है वो 1 आ गई, या फिर ग्रेटर देन 1 आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा, मतलब कि आपको क्या करना पड़ रहा है, U के अंदर कुछ क्वांटिटी को प्लस करना पड़ रहा है, तब जाके आप डेल H के पास पहुंच रहे हो, है ना। मतलब कि डेल H तो वैसे ही बड़ा है, डेल H बड़ा है, इसलिए तो आप इस इंटरनल एनर्जी के अंदर कुछ वैल्यू को पुट कर रहे हो, तब जाके आप डेल H के बराबर पहुंच पा रहे हो ना। तो मतलब कि डेल H क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन डेल U हो जाएगा। अब अगर Ng की वैल्यू स्मॉलर देन क्या आ गई, 0 आ गई, तब मतलब कि माइनस में आएगी, मतलब आपको डेल U में से कुछ माइनस करना पड़ रहा होगा, तब जाके आप डेल H के बराबर पहुंच रहे हो, है ना। मतलब कि इंटरनल एनर्जी अब बड़ी है डेल H से, तो डेल U इज ग्रेटर देन डेल H, ठीक है। अब इसको भैया ऐसे भी लिख लो कि Ng तो 0 है, अब इसको नेगेटिव पॉजिटिव में से लो। अगर Ng आपका पॉजिटिव आ गया तो ये कंडीशन, अगर Ng आपका नेगेटिव आ गया तो ये कंडीशन, ठीक है। तो मैंने सारे कंडीशन आपको यहां पर बता दिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, 3 सिर्फ इसी पेज में से आपके लिए 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन से, वो डेल G वाला घुमा देगा, एक तो डायरेक्ट यहां से पूछ लेगा कि इक्वेशन कौन सी सही है, ठीक है। तीसरा कि डेल H और डेल U में क्या डिफरेंस होगा, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि Ng प्लस है या नेगेटिव है या इक्वल 0 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन के लिए बोलूं कि बताओ डेल H और डेल U में क्या फ़र्क होगा, तो फिर क्या बोलोगे, सर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो मतलब यहाँ पर डेल H क्या होगा, बड़ा होगा डेल U से। भैया रट के मत जाना ना, रट के मत जाना, समझ के जाना। सिर्फ ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, रट के जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी इधर उधर हो जाता है और उसमें नंबर चला गया तो फिर और दिक्कत होती है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। देखिए अब बात करेंगे हीट कैपेसिटी की, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या होता है, द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, इट इज डिनोटेड बाय C, ठीक है। अब इस डेफिनेशन से आपको कुछ तो समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या है, जो हीट कैपेसिटी है वो क्या होता है, अगर कोई सिस्टम है जिसका मान लो अभी टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है, अब मैं उसमें
कुछ हीट दे दूं जिससे उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, मतलब 8 से वो 9 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो जितनी उसने हीट एब्जॉर्ब करी होगी उसको अपन हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्लियर, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्लियर, उसको डिनोट किससे करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। तो अब ध्यान से सुनते रहना, फिर से सुन लो एक बार, एग्जांपल बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब एक बार लिख लेते हैं। यहां पे देखो मैंने क्या करा, इसका जो पहले टेम्परेचर था, अभी मत आओ अभी आना, देखो इसका कितना टेम्परेचर है, 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अब आ जाओ, ये देखो जैसे ही मैंने क्या करा, यहां से मैं इसको हीट दे रहा हूं, ठीक, हीट दे रहा हूं, और अब ये वाला जो सिस्टम है इसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाए, बढ़ जाए, राइज हो जाए। मतलब कितना हो जाए, अब ये हो जाए 9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर उसने जितनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब करी होगी, उसको ही क्या बोला जाता है, उसको ही बोलते हैं हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी, चलो मान के चलो। अब यहां पर ये आप बैठे हो, ठीक है, आप, और ये हम बैठे हैं, ठीक है। अब आप अभी मेरे पास जो पढ़ने आए हो तो आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, मान के चलते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि आप उसको क्या कर लोगे, ग्रहण कर लोगे। तो मैंने वहां से अपना ज्ञान दिया, ठीक है, और आपके अगर ज्ञान में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो आप मेरे लेवल तक पहुंच गए। ठीक है, तो जो मैंने ज्ञान दिया वो हो गया एक कैपेसिटी, उसको मान के चलते हैं स्टडी कैपेसिटी मान लो। ठीक है, तो अगर वहां पे मैं हीट की बात करूं तो वो हो जाएगी हीट कैपेसिटी। कितना इजी है। ठीक है, तो अब देखो मैं ये मान के चलूं, सभी जानते हैं अगर मैं हीट दूंगा तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, दिख रहा है ना, मैं जैसे ही मैंने हीट इसने लिया तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि जो आपका हीट दिया मैंने इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। आहा, बोल सकता हूं सर, बिल्कुल बोल दो। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हो जाऊंगा, C डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है, C की वैल्यू निकालो यहां से, तो C इज इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, Q डेल्टा V, डेल्टा T, सॉरी डेल्टा T। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना भाई, Q है और डेल्टा T है। अब अगर मैं यहां पे ऐसा लिख दूं प्लस Q, तो इसका मतलब क्या होगा कि सर हीट एब्जॉर्ब कर रहा था। तो बिल्कुल सही, यही आपका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपका होता है हीट कैपेसिटी का, जिसमें C आपका हीट कैपेसिटी है, ठीक है, ये क्या है आपका टेम्परेचर, और ये क्या है आपकी हीट बोल दूं मैं इसको। ठीक है, समझ में आ गया ना, बस चलो इतना ही समझना था। अब आगे चलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता होगा, बहुत इजी है, ध्यान से देखना, यही थे। ठीक है, आप और हमको जरा हटा दिए जाए अभी हाल, है ना। अब ध्यान से देखो, पहले अपन ने कोई भी ग्राम की बात नहीं करी थी कि मैं इतना ग्राम ले रहा हूं, इतना मोल ले रहा हूं, ये सब बात नहीं करी थी, अब करेंगे। अब अगर ध्यान से सुनना, मैं 1 मोल सिस्टम का, अगर मैं 1 मोल सिस्टम का 1 डिग्री बढ़ा पाया तो उसमें जितनी हीट एब्जॉर्ब करी या फिर हीट देनी पड़ी वो होती है आपकी मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ लिख लो 1 मोल। ठीक है, टेम्परेचर या फिर हीट एब्जॉर्ब, जितनी भी हीट रिक्वायर हुई टू इंक्रीज 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर, बोल सकते हो ऐसे, मतलब कि 1 मोल सिस्टम का सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए मुझे जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई वही क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी होती है। इसको शो किससे करते हैं, Cm से करते हैं, बाकी का सब सेम रहेगा Q। पर आपने यहां पर किसकी बात कर दी, मोल की, तो मोल आपको बताना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो यहां पर बस क्या आ जाता है, मोल आ जाता है। ठीक है, तो बस सब टर्म जो है आप सभी के लिए नोन है, जो टर्म नोन नहीं है वो मैं लिखा देता हूं। ठीक है, तो Cm क्या है हमारा, Cm है हमारा मोलर हीट कैपेसिटी।
ठीक है, और जो आपका एन क्या है ये तो पता ही है आपको, ये मोल होता है, और ये क्यू और टी तो मैं पहले भी लिखा चुका हूं। यहां तक क्लियर है? तो Cm इज इक्वल टू प्लस क्यू एन डेल्टा टी, है ना। चलो अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब बात आ गई स्पेसिफिक की। जहां पे भी स्पेसिफिक की बात आ जाए तो नंबर की बात कर देना, ग्राम्स की बात कर देना। अब ध्यान से सुनो, पहले मैंने क्या बोला, एक मोल के लिए मुझे अगर 1 डिग्री बढ़ाना है तो वो मोलर हो गई। अब अगर ये जो सब्सटेंस है इसका वेट मैं मान के चलूं 1 ग्राम है, ठीक, 1 ग्राम फॉर 1 ग्राम, ठीक है, या फिर उसका कुछ वेट है, तो 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए कितनी हीट एब्जॉर्ब वो कराऊं मैं जिससे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। भाई सब डेफिनेशन सेम है, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो यहां पर किसकी बात आती है, यहां पर बात आती है वेट की, ठीक है, और इसको एग्जांपल से अपन ने किससे समझा, 1 ग्राम से। ठीक है, इसका सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चलो वो भी लिख लो, मजा आएगा। देखो अब इसका फॉर्मूला, इसको मैं शो करता हूं CS से, इज इक्वल टू प्लस क्यू तो रहेगा क्योंकि अपन हीट एब्जॉर्ब करा रहे हैं, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, डिवाइडेड बाय, अब यहां पर आ जाता है W डेल्टा T। ऐसे W नहीं लिखना तो W में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो CS इज इक्वल टू लिखना प्लस क्यू स्मॉल m डेल्टा T। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूं, ये मैंने W जो है वो मैंने वेट के लिए लिखाया था, वेट, दोनों फॉर्मूले सही हैं, किसी में भी कुछ भी गलत नहीं है। ये मास, मोलर मास नहीं, मास, वेट की बात चल रही है इधर, ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके ऐसे होते हैं। पहला, कुछ नहीं पता, बस मेरे को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना था, मैंने हीट एब्जॉर्ब करा दी, हीट दे दी मैंने, ठीक है, सराउंडिंग में हूं, सामने सिस्टम बैठा है, मैंने उसको दे दिया, सराउंडिंग ने सिस्टम को दे दिया, ठीक है, तो क्या हो गया भैया, वो हो गया आपका हीट कैपेसिटी नॉर्मल वाला। अब अगर 1 मोल, सामने जो बैठा हुआ है वो 1 मोल है, 1 मोल सिस्टम है, सिस्टम वो वाला सिस्टम नहीं है ना, हाँ 1 मोल सिस्टम है, समझ गए लोग, 1 मोल सिस्टम है, तो मैंने जब हीट दी उसने एब्जॉर्ब करी तो वो क्या हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी हो गया। अब सामने जो बैठा है वो 1 ग्राम सिस्टम है, अब मैंने यहां से हीट दी, उसने एब्जॉर्ब कर ली, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। इजी पीजी, बहुत इजी। चलो आओ आगे आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आपकी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, पीछे वाला देखना पड़ेगा, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर तो हीट को मैं क्या बोल सकता हूं, QP, ठीक है, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो हीट को मैं क्या बोल सकता हूं, QV, ठीक है ना। चलो तो अब कुछ नहीं करना, बस नंबर लगा देना, इधर आ जाओ, ठीक है। अगर मैं बात करूं कांस्टेंट वॉल्यूम की तो इसके नीचे लग जाता है CV इज इक्वल टू प्लस क्यू डेल्टा T, बहुत इजी, ठीक है। तो मोलर हीट के लिए क्या लग जाएगा, CVm इज इक्वल टू प्लस क्यू एन डेल्टा T, ठीक है, ये क्या है, V है, ये क्या हो जाएगा स्पेसिफिक, CVS इज इक्वल टू प्लस QV डिवाइडेड बाय W डेल्टा T। समझ गए क्या हुआ? देखो भाई, जहां पर भी कांस्टेंट टर्म आ जाए हीट के लिए तो कुछ मत करना, हीट को क्यू से शो करते हो, जो भी चीज कांस्टेंट है उसको नीचे लिख देने का, ठीक है। हीट को हम क्यू से शो करते हैं, जो भी चीज कांस्टेंट है उसको नीचे लिख देने का, बस, ठीक है। तो वही करा है। अब इसमें देख लेते हैं फिर से, एट कांस्टेंट प्रेशर तो क्या हो जाएगा, वो C तो रहता ही रहता है, ठीक है, P क्यों, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, हाँ, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, Q क्यों क्योंकि हीट है, P डिवाइडेड बाय डेल T प्लस, ठीक है। चलो इसकी बात करो, P क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट, मोलर की बात हो रही है तो M CPM हो गया, इज इक्वल टू प्लस QP डिवाइडेड बाय, क्योंकि M है तो मोल आएगा और डेल T। इसकी बात करो, CPS इज इक्वल टू डेल्टा QP डिवाइडेड बाय W डेल T।
W लिखना हो, M लिखना हो, आपकी मर्जी, बस पता होना चाहिए आपको कि वो मास है। क्लियर? अब सुनो 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 सुनो, एक नई सी चीज बताऊं क्या? हम QP की जगह कुछ और लिख सकते हैं। बताओ QP की जगह क्या लिख सकते हैं? इधर आओ, पीछे चलें, थोड़े से पीछे चलें, पीछे 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 पीछे, इधर आओ। Q क्या है? हीट है, हीट है ना। एंथैल्पी क्या होता है? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो क्या मैं हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब QP को डेल H लिख सकता हूं? क्या मैं इसको डेल H लिख सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि डेल H ही तो होता है हमारा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो एक और फॉर्मूला मिल गया, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। इसको मैं एक और लिख सकता हूं क्या, कि डेल H इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास CP डेल्टा T, ऐसे। ठीक है, आपको फॉर्मूला बनाना होगा तो आप इस वाले से बनाइएगा, मोलर हीट कैपेसिटी से, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में मोल से निकलता है। तो आप इसे फॉर्मूला बना सकते हैं, डेल H इज इक्वल टू आपका ये क्या हो जाएगा, CPm डेल्टा T, और ये आपका N। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है सर, समझ गए। अब ध्यान से सुनो एक और चीज, क्या मैं चाहूं तो इंटरनल एनर्जी को इसकी जगह पुट कर सकता हूं, QV की जगह, QV, यहां पर V जरूर लिखें ऐसे। ठीक है, तो याद रखिएगा हीट एट कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं अलग से ही लिख देता हूं आप सभी के लिए, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, हीट एट कांस्टेंट, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या होता है हमारा, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या होता है हमारा, डेल्टा H मतलब एंथैल्पी। ठीक है, तो यहां से मैं एक और फॉर्मूला बना सकता हूं, यहां से बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास डेल U इज इक्वल टू NCVm डेल्टा T। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो भैया एक बात याद रखना, ये दोनों अलग अलग है ना, ये वाला अलग है। वो कहते हैं ना फर्क है फर्क है फर्क है तो इसमें फर्क है। क्लियर है ना? तो इन सब बातों को कृपया करके अच्छे से ध्यान रखें। ये वाला फॉर्मूला अपन को आगे लगने वाला है। वैसे तो मैं इसको ब्लैक से लिखा हूं तो आप समझ जाओगे। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये लगेगा। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब इनके बीच में भी कुछ रिलेशंस होते हैं, है ना, इनके बीच में भी कुछ रिलेशंस होते हैं। तो अब इतना लिखो, फिर अपन आगे चलेंगे। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं ये तो आपने लिख ही लिया होगा। वापस अपन बात करते हैं एक रिलेशन की। तो रिलेशन के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। किधर भाई? इधर। मैंने आपसे बोला था हमें ये आगे लगेगा ही लगेगा। कंडीशंस ये थी आपके सामने। ठीक है, तो मैं यहाँ वाली कंडीशन लेके चल रहा हूं। देखो भाई, क्या ध्यान से देखना, बहुत ईजी लगेगा, मजा आएगा। और अब पता है क्या होगा, देखो डेल H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। कांस्टेंट अगर प्रेशर है तो, है ना, ऐसे कोई कंडीशन नहीं कि जबरन लिख दो, कांस्टेंट प्रेशर है तो। अब देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, इसको मैं लिख रहा हूं NR डेल्टा T। ठीक है, अब जो है मैं इसको निकाल कर नहीं बता रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आप इसको PV इज इक्वल टू NRT से निकाल लोगे। मोल सेम है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, प्रेशर सेम है। ठीक है, और आपका वॉल्यूम वेरी कर रहा है। समझ में आ गया? तो आप यहां से निकाल सकते हो बहुत इजीली। आपका निकल के भी आ जाएगा P डेल्टा V इज इक्वल टू N सेम है, R कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर वेरी कर रहा है। इस बार अपन ने आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं ली है, आइसोबारिक बस ली है। ठीक है, चलो तो इसकी जगह पे मैंने ये पुट कर दिया है। अब ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को दिख रहा है, ये वाली इक्वेशन, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं N डेल्टा T से। किससे? N डेल्टा T से। इसको भी डिवाइड कर रहा हूं N डेल्टा
टी से, इसको भी डिवाइड कर रहा हूं एन डेल्टा टी से। तो भैया अब घमासान युद्ध हो जाने के बाद एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, डेल टी से डेल टी चेंज हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आर, ठीक है। तो ये क्या बचा, देखो डेल एच इज इक्वल टू एन डेल्टा टी इज इक्वल डेल यू डिवाइड बाय एन डेल्टा टी प्लस सिर्फ बच गया आर अकेला। अब ध्यान से देखिएगा, डेल एच को मैंने पीछे कुछ लिखाया था, डेल एच को मैं क्या लिख सकता हूं, एट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल एच होता है, ठीक है। तो चलो, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, क्यूपी, इसको मैं लिख सकता हूं क्यूपी, तो मैं लिख रहा हूं देखो क्यूपी डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो क्या मैं इसको क्यूवी लिख दूं, हाँ सर, एन डेल्टा टी लिख दो प्लस पी लिख दो पर आर लिख दो। सर इधर आओ, क्या कुछ दिख रहा है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं सीपीएम, सीपीएम हो गया ये, इज इक्वल टू क्या ये सीवीएम हो गया प्लस आर हो गया ये वाला, है कि नहीं, ठीक है। तो भाई अब इसको मैं अगर आर की टर्म में निकालना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो सीपीएम माइनस सीवीएम इज इक्वल टू आर, ऐसा, और इसको क्या बोला जाता है, इसको ही बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन, ठीक है। चलो अब अगर उसने मोल दे दिया तो क्या करोगे, मेयर रिलेशन नहीं लगा पाएंगे, अरे बिल्कुल लगा पाएंगे ना, क्या दिक्कत है। अगर उसने मान लो मोल की टर्म में दे दिया, ठीक है, तो इसको आगे मैं इस साइड लिख रहा हूं अब, है ना, ठीक है, तो अलग अलग है ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, देखो क्यूपी डिवाइड बाय एन डेल्टा टी माइनस क्यूवी डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर है, ठीक है। मोल कॉन्ड को बाहर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूपी डिवाइड बाय एन डेल्टा टी, मतलब सिर्फ डेल्टा टी माइनस क्यूवी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या चल रहा है, आर। तो देखो इसको मैं पूरा लिख सकता हूं क्या, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन आर, ठीक है। तो अगर मान लो उसने मोल दे दिया तो ये वाला रिलेशन लगाना, और अगर उसने मान लो आपको सिर्फ सीपीएम सीवीएम दिया है, मतलब कोई मोल नहीं दिया है, तो ये वाला रिलेशन लगाना। और वैसे भी अगर मोल दे दिया तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, मोल यहां पुट कर देना ना ऊपर वाली इक्वेशन में, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये आपकी कौन सी थी, यही तो है मेयर्स इक्वेशन, मेयर्स रिलेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, मेयर्स रिलेशन। तो आपसे ये वाला जो क्वेश्चन है वो कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। अब एक और कंडीशन यहां पर बनती है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है, तो चलो आगे ही बताऊंगा वो, है ना। तो बस आप इसको इतना लिखो, फिर अपन थोड़ा और आगे चलते हैं और अपन थोड़ा बात करते हैं। देखो अब सीपी सीएस सी एम जो है उन सभी के बीच में कुछ रिलेशंस भी होते हैं, तो उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा ले लेते हैं। अब ये जो है मैं कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर के बीच में, यहाँ पर मैं आप सभी को बताया कि अपन ने ऐसे ऐसे पढ़ा है, वो लिख के रखा हूं, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर को अभी हटाओ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या जो सीवीएम आपको दिख रहा है, ठीक है, सीवीएम को मैं सिर्फ सीवी को, सी एम को मैं लिख सकता हूं ना ऐसा कि प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी, लिख सकता हूं ऐसा, है ना। एक क्या होता है सी अकेला, तो उसको मैं लिख सकता हूं प्लस क्यू डेल्टा टी, ठीक है। और एक होता है आपके पास सी एस, जो होता है आपका प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी, ठीक है। ये आपका एन होता है, एन मोलर होता है, ठीक है, ये मोलर, क्लियर है, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से देखो। मैं पहले हाईलाइट कर रहा हूं, क्या मैं सीएम में प्लस क्यू डेल्टा टी को, इतने पार्ट को मैं लिख सकता हूं सिर्फ सी, ठीक है। तो देखो मुझे रिलेशन क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना, मुझे रिलेशन मिलेगा सीएम इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सी हो गया, सी डिवाइड बाय एन, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू हो गया मोल्स इनटू क्या हो गया, सीएम, ठीक है। तो मतलब मैं इसको बोल सकता हूं ना कि हीट कैपेसिटी क्या हो गया, इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर
हीट कैपेसिटी। ठीक है, क्लियर है। चलो उसी की तरह मैं और रिलेशन बना सकता हूं, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। देखो अब ये वाला उठाओ और ये वाला उठाओ, ध्यान से देखना, ठीक है, दोनों को, ये और ये। ठीक है, तो क्या है ये, देखो Cm इज इक्वल टू क्या होता है, देखो यहां पे प्लस क्यू डेल्टा, यहां पे मोल और डेल्टा टी। ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं यहां से ही अगर CS के साथ भी मैं रिलेशन बनाना चाहूं तो इसका भी क्या बनेगा, देखो C डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास M, ऐसे बनेगा ना। मतलब कि इतने पार्ट को तो मैं फिर से लिख सकता हूं ना C, ऐसा, इसको तो मैं वापस से लिख सकता हूं C। ठीक है, तो ये क्या होगा, CS इज इक्वल टू C अपॉन M। तो देखो अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा M इंटू CS इज इक्वल टू C। ठीक है, मतलब मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। सही है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये जो C है ये दोनों के दोनों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर की हीट कैपेसिटी दोनों के दोनों हीट के क्या है, मतलब दोनों के दोनों हीट कैपेसिटी के इक्वल में है। देख रहे हो ना, देखो कि CS जो है वो भी C के इक्वल आ रहा है। ठीक है, और जो आपका Cm है वो भी C के इक्वल आ रहा है। तो क्या मैं अब ऐसे इक्वेशन बना सकता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो मैं इसको दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और इसको दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू डाल रहा हूं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं ऐसे, फ्रॉम इक्वेशन 2 to 1। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा MCS इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, N इंटू CM। सही है, सही है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, अगर मैं एक, हम सभी को पता है, क्या पता है, ध्यान से देखो, यहां पर मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मोल डिवाइडेड बाय मास क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं ऐसे निकालूं, मास डिवाइडेड बाय मोल इज इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, यही होगा। ठीक है, तो क्या करो, मोल को जो आपको दिख रहा है इसके नीचे ले आओ, तो M डिवाइड बाय N इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, CM डिवाइड बाय CS। ऐसे होगा, CM CS के नीचे आ गया, जो मास है वो इसके नीचे आ गया। तो क्या मैं अब लिख सकता हूं, मॉलिक्यूलर मास इंटू CS इज इक्वल टू CM हो गया। ठीक है, तो आपके पास यहां पर अब रिलेशंस मिल गए हैं, बहुत सारे रिलेशन मिल गए हैं। कौन सा रिलेशन है, ध्यान से देखना। ठीक है, कितने रिलेशन बन गए, एक तो ये वाला मॉलिक्यूलर मास इंटू CS इज इक्वल टू CM, पहला। दूसरा क्या मिल रहा है आपको, देखो CM M इंटू CS इज इक्वल टू C, ये, और एक और आपका C इज इक्वल टू मोल इंटू CM, या फिर मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं ऐसा। ठीक है, तो ये सारे के सारे इक्वेशन अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आ गया, इधर से इधर पलटी करो, इधर से इधर पलटी करो, तो क्या कर सकते हो आप, इन सब चीजों के रिलेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपका एक भी डाउट नहीं बचा होगा हीट कैपेसिटी को लेके कि वो होता क्या है, कहां से वो निकलता है, सर उसके फॉर्मूले क्या होते हैं। बहुत इजी फॉर्मूले हैं, आप सभी ने अभी देखे, और ये अपन ने रिलेशन बनाया। क्लियर है। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर और भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको सामने दिख रही हैं। अब ये हैं क्या क्या, यहां पर देखना, पूरे के पूरे जो है यहां पर रिलेशन बिटवीन PV एंड T फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहां पर आपको ये वाले फॉर्मूले, ये वाले रिलेशन क्या है, याद रखने वाले हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 2, ये 2 दूसरा, और ये 3, ये जो तीनों के तीनों है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब ये कैसे आते हैं उन सभी की बात मैं आगे करने वाला हूं, डेरिवेशन में करूंगा। ठीक है, तो उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। अब सब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो गामा है ये क्या होता है। ठीक है, जो गामा है वो होता है आपका एटोमिसिटी। एटोमिसिटी को ही क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं।
ठीक है, ये कैसे आता है ये मैं आपको आगे कराऊंगा। इसको गामा जो निकल के आता है उसको मैं अपन बोलते हैं CP अपॉन C। अगर मैं V कर दूं तो यहां से मुझे क्या मिलता है, गामा मिलता है। पॉइजन्स रेशियो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो है एडियाबैटिक चीज के लिए है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, जो Q होता है वो आपका 0 होता है। ठीक है, ये सारे के सारे मैं आपको निकाल के बताऊंगा, तो उसमें मत घबराओ। ठीक है, बस आपको जो मैं आगे कराने वाला हूं डेरिवेशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, इन फॉर्मूले पे ध्यान देना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि निकल के कैसे आया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो चलो थोड़ा बात करते हैं अपन आगे डेरिवेशंस की, लेकिन उसके पहले यहां पर एक ग्राफ होता है। कौन सा, ऐसा वाला। ये एक ग्राफ होता है PV का, P और V का, जिसमें से आइसोथर्म तो हमें पता है ऐसा जाता है। ठीक है, लेकिन एडियाबैटिक का जो ग्राफ है वो इसके थोड़े से नीचे से जाता है। ठीक है, ये क्यों जाता होगा। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है ये है आइसोथर्मल, आइसोथर्म का ग्राफ, और ये कौन सा है हमारा, एडियाबैटिक का ग्राफ। एडियाबैटिक का ग्राफ तो हमें दिख रहा है, एडियाबैटिक में Q हमारा इक्वल टू 0 होता है और आइसोथर्मल में T हमारा इज इक्वल टू 0 होता है। अब इसका जो रीजन है ये हमें आगे समझना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो इन सभी की जो डेरिवेशंस हैं वो मैं आपको आगे कराऊंगा। सबसे पहले अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में समझेंगे। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, वो डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना, इक्वेशंस को याद रखना है। ठीक है, और आप सभी जानते ही हैं कि ये क्या होती है, रिवर्सिबल वर्क क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है। रिवर्सिबल में मैंने आपको बताया था, अगर पिस्टन के ऊपर मैं क्या करूं, रेत डाल दूं तो पिस्टन थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर गैस ऊपर प्रेशर लगाएगी, तो मतलब P एक्सटर्नल और P इंटरनल के बीच में क्या होता है, लगभग इक्वल प्रेशर होता है। रिवर्सिबल में ये था, और इरिवर्सिबल में क्या था कि एकदम से प्रेशर ने लगा दिया पिस्टन ने तो गैस लगा ही नहीं पाया अगेंस्ट, तो वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो उन सभी की बात अपन आगे करेंगे, है ना। तो अब ये होती है एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब कि कोई भी ऐसी प्रोसेस, हमें किसी प्रोसेस के बारे में पता नहीं है, ठीक है, वो प्रोसेस क्या है, तो अपन उसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। इस सब के बारे में अपन आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो उसके बारे में ध्यान से देखना, बहुत इजी है वैसे तो, बस घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है सर। देखो ध्यान सुनो, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस कैन मूव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होता है वो, फिर से पढ़ लो, ये होता है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच द मॉलिक्यूल ऑफ गैस कैन मूव इज कॉल्ड। मतलब कि सिंपल सी बात है कि जो एक गैस का मॉलिक्यूल है वो किन किन तरह से मूव कर सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, मोशन इन एनी वे। ठीक है, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं उसको। क्लियर है, समझ में आ गया। देखो पहला किस्म क्या होता है, मैंने आप सभी को 3 एनर्जी बताई थी, ट्रांसलेशन बताई थी, वाइब्रेटरी बताई थी और रोटेशनली बताई थी, बस उसका ही मोशन है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर 3 मोशन आते हैं। कौन से, पहला आता है ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन मतलब कि अगर कोई गैस जो है वो एक्सिस के अलोंग, अगर कोई गैस एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, मतलब कभी वो एक्स एक्सिस पे चला जाए, कभी वाई पे चली जाए, कभी जेड पे चली जाए, ठीक है, तो वो क्या ऐसा ऐसा बस मूव करती रहे, ऐसे ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, ये वाली ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, दूसरा क्या है, रोटेशनल मोशन। मतलब कि कोई भी, देखो मोनो एटम में क्या होगा, वो सिर्फ एटम ऐसे 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 घूमता रहेगा, ठीक है, अपनी ही जगह पे, तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो याद रखना, वो वाला मोशन जो आपको दिख सकता है सिर्फ वही डिग्री ऑफ फ्रीडम में काउंट होता है। ठीक है, मान के चलो ये एक ए है, ये बी है, दोनों मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, तो अब ये कैसे कैसे मूव कर सकते हैं, ये दोनों ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं। रोटेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, और ये देखो ये एक ये कर सकता है कि नहीं, समझ में आ गया। ठीक, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, रोटेशनल मोशन। मतलब कि कोई भी जो एटम है या मॉलिक्यूल है वो कैसे कैसे मूव कर रहा है, ये देखो ये ए हो गया और ये बी हो गया, आपस में ये बॉन्ड बना रहे हैं, या तो वो इस तरीके से घूमे,
ठीक है, या तो वो इस तरीके से घूमे, ऐसे घूमे, ठीक है, दो तरीके से घूम सकते हो, जितनी तरीके से वो रोटेशन कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, तो वो किस में आता है, रोटेशनल मोशन में। अब आपका एक वाइब्रेशनल मोशन, ये वाला जो है ये आपके टॉपिक में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो ये क्या होता है। इट इंक्लूड्स द चेंज इन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस एंड बॉन्ड एंगल बिटवीन द मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल किस किस चीजों से मिलकर बनेगा भाई, ए और बी से, ठीक है। अब ए और बी के बीच में कुछ तो इंटरनल रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इंटरनल इंटरेक्शन या फिर रिपल्शन की वजह से इनके बीच में जो वाइब्रेशन होता है, जो मोशन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब जो गैस हैं वो बहुत टाइप की हो सकती है, कौन कौन सी, एक हो सकती है मोनो एटॉमिक, एक हो सकती है आपकी डाई एटॉमिक, और ये भी हो सकती है कि ये ट्राई एटॉमिक हो, बहुत हो सकती है ये सारी की सारी, ठीक है। तो इन सभी के बारे में अपन बात करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, मगर उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं मोनो एटॉमिक गैस के बारे में, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक गैस क्या होती है, जैसे कि आपकी नियॉन हो गई, हीलियम हो गई, मतलब कि जो कि सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बनी है। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या होता है, एक एटम सिर्फ, ठीक है। अब ध्यान से देखना उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखो कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग होता है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, वो होता है आपका ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन प्लस आपका वाइब्रेशनल मोशन इज इक्वल टू 3n होते हैं, ठीक है। तो यहां पर याद रखना ये जो n है ये क्या है, आपका नंबर ऑफ एटम, ठीक है। मैं ये आपको अभी से बता रहा हूं क्योंकि आगे लगेगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या नहीं है, यहां पर ये नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मेंस वालों की, उनको वाइब्रेटरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एडवांस वालों को है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब अपन ये जो है ये होता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। मोनो एटॉमिक के लिए सबसे पहले बताओ ट्रांसलेशन मोशन क्या होगा। तो मेरे पास एक एनिमेशन है, ये एक मोनो एटॉमिक क्या है, गैस है, ये है आपकी मोनो एटॉमिक गैस का एक एटम, मान के चलो ये क्या है आपके पास, नियॉन है या फिर हीलियम है, बाकी आप सभी जानते हैं। तो ये ट्रांसलेशन मोशन कैसे कर सकती है भाई, तीन ही तो एक्सेस होती हैं, तो कहां कहां घूम सकती है, देखो एक ये जा सकती है ऊपर साइड, ठीक है, एक ये जा सकती है इस साइड, और एक ये जा सकती है इस साइड, मतलब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे घूम सकती है। तो इसके ट्रांसलेशन मोशन कितने हो गए, 3 हो गए। तो मैं लिखूंगा ट्रांसलेशन मोशन इसके हो गए 3, तो मैं टी लिख दूं, ट्रांसलेशन है क्योंकि। अब ये बताओ मोनो एटॉमिक रोटेट कैसे करेगी। तो मेरे पास हाथ में एक क्या है, मैं आपको पास में आके बताऊंगा, एक एटम है टाइप का, ऐसा दिख रहा है आपको गोल गोल, ठीक है। तो ये कैसा घूमेगा, ऐसा ऐसा घूमेगा, बस अपनी ही जगह पे ऐसा से ही बस घूम सकता है। अब ऐसा ऐसा तो घूम ही नहीं सकता ना, तो ये घूमेगा कैसे, सिर्फ ऐसे ऐसे ऐसे। और अगर ये अपनी ही पोजीशन पे ऐसे ऐसे घूम रहा है तो हमें ऑब्जर्व ही नहीं होगा। और मैंने क्या बोला, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम वो लेते हैं जो हमें ऑब्जर्व हो, ठीक है। तो इसीलिए इसका रोटेशनल मोशन होता है 0, तो 0r, क्लियर, समझ में आ गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू, क्योंकि V काउंट नहीं करते, ये हो जाएगा 3t प्लस 0r इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 3 हो गया इसका क्या, F। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया F3। तो यहां पे लिख दूंगा मैं, टोटल की जगह डिग्री ऑफ फ्रीडम समझेंगे, F इज इक्वल टू 3 हो गया, समझ गए, इजी था, बहुत इजी था। और अगर मैं वाइब्रेटरी मोशन की, वाइब्रेशनल मोशन की बात करूं तो एक बात बताओ भाई, एक ही तो बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड है ही नहीं, मैंने क्या बोला था, इनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड जो है, बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल, बॉन्ड होना तो जरूरी है ना, लेकिन मोनो एटॉमिक में कहां बॉन्ड होता है, होता है क्या, नहीं होता सर, ठीक है, समझ गए, इतना समझ में आ गया कि मोनो एटॉमिक में क्या होगा, उसका फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा। चलो फिर अपन आगे चलेंगे। अब बात करते हैं डाई एटॉमिक की। डाई एटॉमिक कैसे कैसे घूम सकता है। डाई एटॉमिक मतलब कि मान के चलो H2 का, इसकी बात कर लेते हैं,
ठीक है, H2 की बात कर लो, N2 की बात कर लो, जो भी बात करनी है H2 की करके चलेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड उसके बीच में चल रहा है। तो क्या होगा, A और A B से मिलके बनेगा, मतलब कि H और H से मिलके क्या बनेगा आपका, यहां पर H2 बनेगा। ये तो पता है, बेसिक है, दो एटम से मिलके बना है। अब ये ट्रांसलेशन मोशन कैसे शो करेगा बताओ जल्दी से। तो मेरे पास फिर से एक एटम है, ठीक है, ये रहा, तो इसमें मैं अलग अलग एटम लगा देता हूं। तो देखो ये हो गया आपके पास H2 का मॉलिक्यूल, दिख रहा है आपको, H2 का मॉलिक्यूल, ये एक H, ये एक H, ठीक है। तो ये एक्सिस पे कैसे कैसे घूम सकता है, देखो ये जा सकता है इस साइड ऐसा, ऐसे जा सकता है, ये जा सकता है ऐसा, और एक ही जा सकता है ऐसा, जा सकता है ना, कैसे एनिमेशन में देखोगे, ये देखो, एक ही जा सकता है ऊपर साइड, एक ही जा सकता है इस साइड, और एक ही जा सकता है एक साइड। अब भैया 5D 4D तो होता नहीं है ना, तो होता है तो 3D होता है, तो मतलब कि 3D एक्सिस पे ही तो घूमेगा। 3 ही एक्सिस पे अगर घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो मोशन है ट्रांसलेटरी वो हो जाएगा 3D। रोटेशन कैसे कैसे कर सकता है, देखो ध्यान से, मेरे पास फिर से ये मॉलिक्यूल है, एक तो ये ऐसे ऐसे घूम सकता है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, एक कैसे घूम सकता है, ये ऐसे ऐसे घूम सकता है, ये देखो ऐसे ऐसे घूम सकता है, क्लियर है। जब ये एक ऐसे घूम सकता है, एक ऐसे घूम सकता है, अब ये मत बोलना, क्या मत बोलना, देखो भाई यहाँ पे कि सर ये ऐसे ऐसे भी घूमेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, अब दिख रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे घूमेगा। देखो ये घूम तो सकता है लेकिन हमें ऑब्जर्व नहीं होगा, जैसे कि आपको अभी ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, देखो ये घुमा तो मैं रहा हूं, उंगलियों को देखो मेरे, ठीक है, आपको ये दिखेगा, आपको ये दिखेगा, ये समझ में नहीं आएगा, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं लिखूंगा 2R, वाइब्रेशनल, हम काउंट ही नहीं करेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 + 2, 3 + 2R, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, F = 5, क्लियर, ठीक है। ये बात हो गई डायएटमिक की। अब अपन बात करते हैं ट्राइएटमिक की, ठीक है। तो देखो ट्राइएटमिक भी बहुत टाइप का हो सकता है। पहला हो सकता है आपका लीनियर, तो अच्छा ये एक बार इसमें भी देख लो कैसे कैसे, पहला ये ऐसा घूम सकता है, ठीक है, और दूसरा ये कैसे घूम सकता है, देखो ऐसे ऐसे घूम सकता है, जो मैंने आपको अभी ऐसे बताया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं ट्राई एटमिक गैस की। हम सभी एक ट्राई एटमिक गैस को जानते हैं जिसका नाम होता है CO2। हाइब्रिडाइजेशन मैंने ही कराया है, केमिकल बॉन्डिंग मैंने ही कराई है, ठीक है। तो बताओ इसका शेप क्या होगा, लीनियर शेप होता है सर, बहुत अच्छे, कैसा दिखता है, देखो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, लीनियर शेप, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहां पे लीनियर, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये कैसा दिखेगा भाई, ये ऐसा दिखेगा आप सभी को, ये मैंने एक इधर लगा दिया, और इस बार ब्लैक नहीं लगा रहा हूं, यहां पे मैंने ये वाला लगा दिया ऐसे तो आपको समझ में आएगा। अब ये कैसे घूमेगा, 3 ही तो एक्सिस हैं, 1 2 3, ऐसे ही घूमेगा, ठीक है। कैसे कैसे, ऊपर जाएगा, फिर एक्स वाई जेड एक्सिस, फिर आपका एक्स एक्सिस, यही होगा, है ना। तो देखो आपके ट्रांसलेशन मोशन कितने हो गए, 3T, क्लियर है। रोटेशन कैसे कैसे करेगा, ऐसे ऐसे मत कराना, फिर से ऐसे ऐसे मत कराना अब, ठीक है। कैसे कैसे कराएंगे, 1 और ये 2 सेम ही होगा, 1 और ये 2, क्योंकि उसके ही जैसा होगा ना आपके डायएटमिक जैसा, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, फिर से लिख लो 2R। इसमें आपको देखेगा एनिमेशन में, देखो कैसे, एक ये घूमेगा ऐसा ऐसा, ठीक है, और फिर एक और कैसा घूमेगा आपका, ये ऐसा यूं, ठीक है, यूं वाला, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, और एक ऐसा ऐसा, तो कितने हो गए, 2R। तो कितना हो जाएगा, फिर से फ्रीडम = 5, क्लियर, इजी पीजी। चलो आगे चलते हैं। ट्राइएटमिक एक और तरीके की गैस होती है जिसका नाम हम सभी जानते हैं, फेमस गैस SO2। कैसा दिखता है, S डबल बॉन्ड O, लोन पेयर होंगे इसके कारण, ठीक है। तो इसको भी बना लेते हैं, मेरे पास बना बनाया हुआ रखा हुआ, ये देखो, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, ट्राइएटमिक, ठीक है, ये क्या है आपका ट्राइएटमिक, दिख रहा है ना, ठीक है। 3 एटम दिख रहे हैं आप सभी को, देखो अब दिख रहे होंगे प्रॉपर, ठीक। तो ये कैसा कैसा घूम सकता है, एक्सिस तो सेम ही होगा, 1 2 और ये 3, ऐसे ही होगा एक्सिस। यहाँ पे देखो ये हो गई आपकी Y, ये हो गई आपकी Z, ये हो गई आपकी X एक्सिस, तो बना दो यहाँ पे सिर्फ 3T।
और अब मोशन कैसे करेगा, रोटेशनल, 1 1 2, ठीक है, और आपका ये वाला 3। तो फिर से देखो, 1 ये वाला, ठीक है, 2 2 ये हो गया, ठीक है, और एक आपका ये वाला, क्लियर, ये वाला भी तो घूमेगा ऐसे 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 ऐसे, 1, ठीक है, ये 2, ठीक है, और आपका कौन सा 1, ये वाला 3। समझ में आ गया, ठीक है। तो मतलब कि यहां पर 3 रोटेशन कर सकता है एनिमेशन में, और अच्छे समझ में आएगा। ये देखो, एक ये करेगा ऐसा ऐसा, अपने ही घूम रहा है ऐसा वाला, ठीक है, एक कैसा घूमेगा, ये उल्टा पूरा का पूरा घूम जाएगा, ठीक है, और एक और कैसा घूमेगा आपका, ये तो आगे ही हो गया, एक और घूमेगा, ठीक है। तो टोटल आपको कितने मिलेंगे, 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 6। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होते हैं आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अपन एक काम करते हैं, इन सभी को मिला लेते हैं, ठीक है। अब इसकी टेबल बनाते हैं, क्या क्या हो गई। मोनो एटमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था सर, यहां पर 3 ट्रांसलेशन तो सब में ही होते हैं, ये लगा दो 3T 3T 3T, ये हो गया 3T, प्लस मोनो एटमिक है, रोटेशन 0 हो गया सर, ये 3 हो गया, फ्रीडम 3, ठीक है। चलो ट्रांसलेशन मतलब प्लस, ये क्या है आपका डायटमिक, डायटमिक 2 ही साइड से घूमेगा तो 2r इज इक्वल टू 5, सेम इसमें होता है 2r, तो इस कितना हो गया 5 हो गया, और प्लस इसमें बस 3r होता है, ये हो गया 6। क्लियर, समझ में आ गया। अब ये देखो, अब आपको निकालने हैं CV, ठीक है। CV का फॉर्मूला होता है आपका, तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है 2f डिवाइडेड बाय FR डिवाइडेड बाय 2। इसको सही से लिख लो एक बार, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास FR डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, समझ, सब में लगा लो, अब सब में बना लो जरा, FR लगाओ, F कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3R डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 5R डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा सेम 5R डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा आपके पास 6R डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 3R। सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है, समझ में आ गया। हो क्या रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम मूवमेंट बता रहे हैं कि हमारी जो गैस है वो किस किस टाइप से घूम सकती है, या फिर किस किस टाइप से वो मोशन कर सकती है। तो मोशन 3 टाइप के थे भैया, रोटेशनल, ये ट्रांसलेशन, रोटेशन या फिर वाइब्रेशन, मतलब अपनी ही जगह पे घूम रहे, एक्सिस पे बस घूम रही है, तो एक हो गई। और रोटेशन घूम कैसी रही है, वो कैसा घुमा रहा है, और वाइब्रेशनल में क्या है कि रिपल्शन की वजह से घूम रही है, तो क्या मोशन हो रहा होगा उसका, वाइब्रेशन है उसमें नहीं है। CP का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, हम सभी को अपन ने पहले बनाया है, मेयर्स इक्वेशन, मेयर्स रिलेशन, CP इज इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। बहुत अच्छे, तो यहां से मैं बनाऊंगा रिलेशन, CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV प्लस R। CV की वैल्यू गिवन है बिल्कुल, तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ प्लस R करेंगे। तो आ जाओ 3R डिवाइड बाय 2 प्लस R, ठीक है, इतना अच्छा पढ़ा रहे थे कि बेटा लाइट चली गई थी। चलो आ जाओ, ये कितना हो जाएगा फिर 5R डिवाइडेड बाय 2। देखो ऐसा ही होता है, अच्छा जब पढ़ाते हो ना तो कुछ ना कुछ गायब हो जाता है। चलो सेम ही है ये, तो ये देखो ये सेम ही है, ये 5R, हाँ अलग है, अलग है, 5R डिवाइड बाय 2, 5R डिवाइड बाय 2 प्लस R, मतलब कि 7R डिवाइडेड बाय 2। अरे एक काम करो, सब में प्लस 2 ऐड करते चलो, ठीक है। तो ये भी क्या जाएगा, सेम है ना, ये तो 7R डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें तो सिर्फ एक R ऐड करना है ना, 2 मत ऐड कर देना, क्यों, क्योंकि 3 ऑलरेडी कट चुका है वो, ठीक है, इससे ये कट के ऐसे आया, वरना कंफ्यूज हो जाओ। तो ये जाएगा 4R। यहां तक क्लियर। अब हम जो जिस चीज के लिए हम आए हैं वहां पर पहुंचते हैं, आइए इधर गामा पर चलते हैं। अब देखो गामा क्या होता है हमारा, CP डिवाइड बाय CV, यही होता है, ठीक है, CP डिवाइड बाय CV। इसको क्या बोलते हो, इसको मैं बोल सकता हूं क्या, रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी, ठीक है, रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हो, या फिर इसको बोला जाता है, कई जगह बोल देते हैं, ठीक है, इसको बोल सकते हैं एटोमिसिटी, क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, देखो क्या एटमिक, कौन सा एटमिक है, मोनो है, डाया है, ट्राई है, तो इस पे भी डिपेंड कर रहा है। चलो अब यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, CP को CV से डिवाइड करना है, तो ये देखो 5R डिवाइड बाय 2 इंटू, इसको उल्टा लिख लो 2 डिवाइड बाय 3, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, बच गया 5, R से R कैंसिल, 5/3,
ठीक है। तो मोनो एटमिक के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, 5/3 होती है। चलो इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 7r डिवाइड बाई 2 इंटू, इसको उल्टा कर दो, 2 डिवाइड बाई 5r, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, 7/5, इसको भी सेम ही आ जाएगा इसका, तो फिर 7/5 इसका भी आ जाएगा, दोनों सेम ही है ना, देखो दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो इसका भी 7/5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो देखो कितना आएगा, 4 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 3, 4r डिवाइड बाई 3r, तो इससे ये कैंसिल, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया था पहले, अब इतना जाएगा। क्लियर, समझ गए इतना, है ना। तो बस आपको इतना ही समझना था, ये आपकी वैल्यूज आएंगी, Cp डिवाइड बाई Cv आपको करना पड़ेगा एटमिसिटी के लिए। क्लियर है। अब ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है आप सभी के लिए सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल जो है आपका मोशन है वही इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेशनल के लिए अपन अभी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन वो वाला मेंस में नहीं पूछा जाता है बहुत ज्यादा, और ये वाला टॉपिक थोड़ा सा एडिशनल है, अपन को गामा को समझने के लिए अपन ने ये करा। अब एक चीज आप देख पा रहे हो, अपन ने क्या जाना है कि अगर आइसोथर्म की बात करूं तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, और अगर एडियाबैटिक के लिए करूं तो PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब अपन क्या देख रहे थे कि आइसोथर्म में जो आइसोथर्म था वो ऊपर से ग्राफ चालू हो रहा था, लेकिन एडियाबैटिक का नीचे से ग्राफ चालू हो रहा था। अब इसका रीजन ये है क्योंकि गामा की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, देखो हम देख पा रहे हैं 5/3, 7/5, 4/3, ठीक है। तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू के कारण ही ग्राफ में डिफरेंस आता है, लेकिन इसकी पावर तो 1 है वॉल्यूम में, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो ऊपर से चालू होता है। तो अब समझ गया डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इसीलिए हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ना पड़ा। अब वाइब्रेशनल की थोड़ी सी बात करते हैं, जो मेन है वो किसके लिए है, जेईई एडवांस के लिए, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, इसके लिए थी था 3, इसके लिए 5, इसके लिए 5 और इसके लिए था 6, यही था अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल मतलब कि जो अपन ने ट्रांसलेटरी और रोटेशनल, ट्रांसलेशन और रोटेशनल को अपन ने प्लस करा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, यहां पर भी क्या है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, यही था, है कि नहीं, क्लियर है। तो यही लिखा है देखो यहाँ पे, जो मैंने इस साइड लिख दिया है, क्लियर, समझ में आ गया। अब वाइब्रेशनल कैसे निकालोगे, वाइब्रेशनल कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आप सभी को याद होना चाहिए एक फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा दिया था, वो क्या था, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू होता है T प्लस R प्लस V इज इक्वल टू 3N। N क्या था, नंबर ऑफ एटम, तो मोनो एटमिक के लिए N की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, क्योंकि ये सेम ही है। तो यहां पे मैं आपको टोटल का बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप प्लस करके, इसको प्लस करके यहां पर V भी लिख लो, ठीक है ना, ऐसे, क्लियर हो गया, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी है, देखो यहां पर आप इसका जरा निकालना अच्छे से, ठीक है। टोटल T प्लस R प्लस V इज इक्वल टू 3N, N की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 3 है, और T प्लस R की ही वैल्यू 3 थी, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहां पर वाइब्रेशनल जो मोशन है वो 0 होता है। भाई पूरा मिला के ही तो क्या होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तीनों मिला के फॉर्मूला होता है 3N इज इक्वल टू में N क्या होता है, नंबर ऑफ एटम, और यहाँ पे मोनोएटमिक के लिए नंबर ऑफ एटम 1 है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे T प्लस R की वैल्यू 3 है, तो 3 - 3 वाइब्रेशनल कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसको अगर टोटल अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो आप सभी, कोई दिक्कत नहीं है। T प्लस R की वैल्यू यहां से देख लो, T प्लस R इज इक्वल टू 3 है, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 3 - 3 मतलब कि 0, क्लियर है, समझ गए। चलो इसमें बात करते हैं, यहां पर देखो T प्लस R की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 5 प्लस V इज इक्वल टू 3 इंटू N, डाया एटमिक है, तो N की वैल्यू 2 हो गई, तो हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 5 प्लस V, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, मतलब यहां पर वाइब्रेशनल मोशन क्या है, 1 है। और सिंपल सी बात है, मोनो एटमिक में तो 0 ही आना था भैया, बॉन्ड ही नहीं है तो वाइब्रेशन कहां से करेगा, है, ऐसा थोड़ी होता है। चलो ठीक है, और डाया एटमिक में क्या होगा, बॉन्ड तो है तो वाइब्रेशन तो करेगा ही करेगा, सिंपल सी बात है। और ये दोनों तो सेम ही होते हैं, ठीक है, लीनियर और डाया एटमिक सेम ही आता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5 प्लस V इज इक्वल टू 6,
सेम नहीं होगा, इधर आओ, 3 इंटू एन है, नंबर ऑफ एटम 3 है, तो ये 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 प्लस वी, तो v इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ऐसे थोड़ी करता है, v इज इक्वल टू 4 मतलब यहां पर वाइब्रेशनल मोशन 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। चलो हर जगह सेम मत पुट कर दियो भैया। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेटर और रोटेशन 6 है, प्लस v इज इक्वल टू 3 इंटू एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 6 प्लस v की वैल्यू 3, इजी। तो वाइब्रेशनल मोशन कितना है, 3 है। क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा मैं आप सभी को बता दूं, मेंस वाले बच्चे ना देखें, ये सिर्फ एडवांस वालों के लिए है। जेई वाले अब खुश हो जाओ, ये भी मैंने करा दिया, समझ गए। ठीक है, मजा आया। ठीक है, ये थोड़ा सा एडिशनल टॉपिक था। ठीक है, हमको समझना था कि जो गामा है वो कैसा ही डिफरेंशिएट करता होगा, तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां पर मेरे ख्याल से आप सभी बहुत टाइम से जुड़े हुए हो, बहुत लंबे समय से। ठीक है, तो ये वाली वीडियो यहां पर खत्म करेंगे। ठीक है, आगे जो है एडियाबैटिक, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई थी, वो टर्म्स कहां थी सर, वो टर्म्स थी आपकी इधर। ठीक है, आगे जो है वो अपन इस सभी का डेरिवेशन जो है मैं आपको कराने ही वाला हूं। ठीक है, तो उसमें मत घबराना, लेकिन सिर्फ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के साथ बात करके। ठीक है, और आपके साथ ऐसे वीडियो बना के बहुत मज़ा आता है। ऐसे ही जोड़ते रहो, तैयारी करते रहो, अपना फीडबैक कमेंट देते रहो कि हाँ सर पढ़ा ये हमने, समझ में आया हमें। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जोड़े। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहाँ लर्न फ्री ऐप पर बेस्ट जहाँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।